कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में मैंने आपको एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे कि जैसे एक चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि किसी भी कैपेसिटर के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दो तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, मतलब उसमें चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। मगर कैसे, इस चीज़ को आज हम लोग जरा प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो भाई आ जाओ जल्दी से सारे लोग, फिर हम लोग शुरू करते हैं। आ जाओ जल्दी से सारे लोग। चलिए, तो देखिएगा, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक effect of dielectric on the effect of dielectric on the capacitance, on the capacitance on the capacitance of on the capacitance of effect on the capacitance of a capacitor। किसी संधारित्र की धारिता पर, किसी संधारित्र की धारिता पर किसी संधारित्र की धारिता पर किसका प्रभाव? डाइलेक्ट्रिक का प्रभाव, मतलब तुम्हारा द्विध्रुव का प्रभाव। मतलब हाँ, आ जाओ जल्दी से अभिनव, निधि, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ, बाकी लोग कहाँ हैं? जल्दी से आ जाओ। आ जाओ। सबसे पहली चीज़ तो हम एक चीज़ आपसे पूछेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को एक बात मैंने कुछ दिनों पहले बताई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेटल के अंदर कोई सॉलिड अगर कंडक्टर है, कोई अगर सॉलिड कंडक्टर है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। अगर हम इसको सॉलिड कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग रख देते हैं ऐसे करके, सॉलिड कंडक्टर को अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे करके रख देते हैं, ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो सॉलिड कंडक्टर के अंदर उसके वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है ना। किसी सॉलिड कंडक्टर के अंदर, सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। अब अगर हम ये कहें कि मान लेते हैं कि कोई डाइलेक्ट्रिक, मान लेते हैं जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, कोई डाइलेक्ट्रिक है, मतलब कंडक्टर नहीं है वो, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो हमने क्या किया कि कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। हाँ, नहीं मनीष, लेट नहीं हो तुम, बिल्कुल सही टाइम पे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने शुरू ही किया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब, जैसे तुम, जब भी मैं डाइलेक्ट्रिक बोला करूँ, तुम ये समझ लिया करो कि कोई लकड़ी रखने जा रहे हैं हम, ठीक है, या जो है मोम से भीगा हुआ कागज या तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, मोटा सा मोटा पेपर हम रखने जा रहे हैं, ऐसे समझ लो, तेल से भीगा हुआ, या लकड़ी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको ऐसे करके रख दिया। मान लेते हैं बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है ई डैश, है ना, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश बन जाती है। तो इसके अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी ई नेट, ऐसे करके, जिसकी वैल्यू जो होती थी वो इससे कम होती थी। और मैंने रीजन भी बताया था, क्योंकि इसके अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, याद करो हमने बताया था, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, अगर हम ये कहें कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है किसी भी डाइलेक्ट्रिक की, तो वो हमेशा ये चीज को डिनोट करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा इस चीज को बताता है कि अगर इस डाइलेक्ट्रिक को हम इस किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, ठीक है ना, इस चीज को बताता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक का, कैसे निकाल सकते हैं? बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइलेक्ट्रिक को रखा गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लिख लेते हैं, और साथ में इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी है हम वो निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये इस चीज का रेशियो होता है, ये इस चीज का रेशियो होता है हमेशा। कोई भी डाइलेक्ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। इस पर एक मैं आपको बताता हूँ, आईआईटी JEE 2004 का पेपर मैंने खुद दिया था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक मेटल के लिए पूछा गया था, मेटल के लिए।
और मेटल के लिए पूछा गया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। और प्रीलिम्स उस समय एक प्री और मेंस करके 2 एग्जाम होते थे, तो उसमें पूछा गया था कि फॉर मेटल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। तो ए पार्ट में आंसर दिया हुआ था 0, बी में दिया हुआ था इनफाइनाइट, सी में दिया हुआ था 0 टू इनफाइनाइट कुछ भी ले सकता है, ठीक है ना, और डी में देखा था नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे। एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मेटल रख देंगे, प्यारे बच्चों मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी मेटल रख देते हैं इस तरीके से, कोई भी मेटल अगर हम लोग रख देते हैं, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाती है, 0। बाहर की तुम्हारी वैल्यू कितनी है, मान लो ई नॉट। तो हम लोग अगर मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम निकालें मेटल के लिए, तो लिखेंगे के बराबर ई नॉट अपॉन ई नेट। तो ये तुम्हारा ई नेट की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर तुम्हारी कितनी बनी है, 0। तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन 0, इसकी वैल्यू तुम्हारी हो जाती है इनफाइनाइट। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना कि किसी मेटल के लिए जो किसी मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अश्विनी कुमार चौरसिया गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। मैं एक काम करता हूँ, ये वाली जो हेडिंग है ना, ये मैं हेडिंग कर देता हूँ बाद में, और पहले मैं ये वाली चीज कंफर्म कर देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे जरा बताओ सभी लोगों को ये चीज कंफर्म हो गई, सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। क्योंकि जब मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बता रहा था शुरुआत में कूलॉम्स लॉ के दौरान, तो मैंने इस चीज के लिए कहा था कि मैं ये चीज आप लोगों को बाद में बताऊंगा जब हम डाइलेक्ट्रिक्स में आएंगे, और ये वो दिन आ चुका है, ठीक है। तो हम एक काम कर रहे हैं, हम जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, क्योंकि इस पर आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए हम लोग इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो एक काम, ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट ऐसे आईआईटी में पूछ देता है, लोग उसी में ढक्कन हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते रहते हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ, उसमें लिख रहा हूँ मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। तो इस चीज को आप समझिएगा मेरी बात को। हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक समझिएगा। देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके बना देता हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ऐसे करके, यूं करके, ये तुम्हारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ऐसे करके, ये तुम्हारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ऐसे करके, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई एक्सटर्नल, 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 और ये तुम्हारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए हम इसमें ऐसे करके थोड़ी सी जगह कर देते हैं, सो दैट कि इसके अंदर हम ये कर सकें। अब मेरी बात को सुनिएगा जरा ध्यान से। हाँ, मान लेते हैं ऐसे करके, ये तुम्हारा कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक है, ये कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, हमने इसके अंदर रख दिया। हमने जाना था कि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, ओहो, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर ऐसे करके एक फील्ड बन जाती है ऐसे करके ई डैश, ठीक। और जो बाहर वाली जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है तुम्हारी कितनी, ई नॉट, इस तरीके से, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन तुम्हारी ऐसे करके है और इसकी तुम्हारी ऐसे करके है। तो इसके अंदर फिर तुम्हारी इसके अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ऐसे करके, ये तुम्हारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं ई नेट, ई नेट। और ई नेट की मैंने वैल्यू आप लोगों को बताई थी कि ई नॉट माइनस ई डैश होती है, ठीक है ना, ई नॉट माइनस ई नॉट डैश। चलिए ई नॉट ऐसे कर दो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जब मैंने मेटल के बारे में बताया था तो मैंने कहा था कि मेटल के केस में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर हो जाती हैं, इसी कारण तुम्हारी ई नेट की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो तुम्हारा के है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसी लिए ऐसे ही मैं इसको लिखे दे रहा हूँ कि a dielectric material has been placed in an external electric field having value E naught, ठीक है ना। a dielectric material, a dielectric material slab
A dielectric material slab has been placed. A dielectric material slab has been placed a dielectric material slab has been placed in an external electric field external electric field external electric field of value E नॉट, ठीक है ना, ऑफ वैल्यू ई नॉट, ठीक है। बाद में लिखता हूं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, लिखता हूं मैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड induced electric field induced electric field induced electric field inside dielectric is E dash, ठीक है ना, net electric field inside net electric field inside dielectric net electric field inside dielectric inside dielectric is E net, तो E net है ना, यहां पर मैं लिखता हूं मैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज सो dielectric material dielectric constant of material will be K। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे K, है ना, यहां पर हम लोग लिखेंगे K will be equal to तो इसको इधर कर देते हैं, चलिए, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं K इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो इस तरीके से हम लोगों को ये चीज़ पता चलती है, ठीक, इस तरीके से हम लोगों को ये चीज़ पता चल जाती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे K विल बी इक्वल टू E नॉट अपॉन E नेट। अच्छा, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो E नेट होता है उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है E नॉट से। हम लोग जानते हैं कि जो E नेट होता है, E नेट की वैल्यू तुम्हारी E नॉट से हमेशा कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि भाई वो घटने के बाद हमको मिलती है ना, E नॉट की वैल्यू तुम्हारी घटने के बाद मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे करके ये कह दें, यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे करके ये कह दें कि ई नेट अपॉन ई नॉट, तो ये तुम्हारा जो ग्रेटर देन 1 होगा, कहने का मतलब ये है, या इसको अगर हम उल्टा कर दें ऐसे करके कि ई नॉट अपॉन ई नेट, ये इसकी वैल्यू हमेशा तुम्हारी ग्रेटर देन 1 होगी। इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। इसका मतलब ये है कि K की वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगी किसी ना किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है ना। तो किसी ना किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए K की वैल्यू हमेशा 1 होती है, किसी भी इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। बट हम लोग कहते हैं कि फॉर मेटल्स, अगर हम लोग मेटल्स के लिए बात करें, ठीक है ना, फॉर मेटल्स, मेटालिक कंडक्टर्स के लिए अगर हम लोग पूछते हैं, सपोज दैट मेटल्स और मेटालिक कंडक्टर्स, इस तरीके से लिख देता हूं, फॉर मेटालिक कंडक्टर्स, ठीक, मेटालिक कंडक्टर्स। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि ई नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे देन, तो K की वैल्यू जो तुम्हारी हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी ई नॉट अपॉन 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो के की वैल्यू तुम्हारी होती है, के की वैल्यू जो तुम्हारी होती है मेटल्स के लिए, वो तुम्हारी कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्रस्ट मी। ये मैं खुद गलत करके आया था उस टाइम पर, क्योंकि मुझे मेरे टीचर ने ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, इसलिए मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स से ऐसी कोई छोटी सी सिल्ली मिस्टेक हो, ठीक है। हालांकि उस समय एग्जाम में एक नंबर बहुत मायने रखता है बच्चों। जब सिलेक्शन होता है ना, तो 0.001 मार्क्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस टाइम पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज होती है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, IIT JEE, IIT JEE प्री 2004, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो IIT JEE 2004। हम्म, नोट कर लीजिए इसको। दिखाई दे रहा होगा ना साफ साफ आप लोगों को, साफ साफ तो दिखाई दे ही रहा होगा। चलिए। हम्म, ठीक है। समझ में आ गया ना सारे लोगों को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलो लिख लो, अभिनव। देखो एनडीए में भी, एनडीए में और आईआईटी जो प्री के जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है, या ये बोलें कि जो आईआईटी का जो मेंस होता है, अगर आईआईटी के मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपने कर ली, तो मुझे नहीं लगता कि एनडीए का कोई क्वेश्चन छूट पाएगा आपसे। चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स एक्स टेक्निकल ग्रुप हो, ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं छूटते उनमें, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया सभी लोगों ने?
हम्म चलिए तो देखिएगा, हम लोग इसके आगे की ओर चलते हैं। हम्म अब आ जाते हैं इस वाली हेडिंग पर। देखिएगा, सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए कि तुम्हारी वो एक प्लेट है कैपेसिटर की, और ये मान लीजिए कि दूसरी प्लेट है इस तरीके से कैपेसिटर की। ठीक है। हाँ, तो हमने माना कि इसको हमने ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज दे दिया इस तरीके से। अगर हम इसे पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसके दोनों सरफेसेस पर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना? हाँ, तो इसके दोनों सरफेसेस पर पॉजिटिव ही आ जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है। इसके अपोजिट में यहाँ पर तुम्हारा एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस तरीके से, इंड्यूस हो जाएगा, मतलब ऐसे करके। ये इधर तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। जब उधर वाला तुम्हारा जो पॉजिटिव जैसे ही होगा, वैसे हम लोग उसको क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट कर देंगे ऐसे करके जमीन से। इसको हम लोग जमीन से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम उसको जमीन से कनेक्ट करते हैं, तुरंत वो प्लेट तुम्हारी कैसी हो जाती है, सिर्फ नेगेटिव। ठीक, ये वाली तुम्हारी सिर्फ नेगेटिव बचती है। अच्छा, ये वाली तुम्हारी सिर्फ नेगेटिव बचती है, जिसके कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है ऐसे करके। ओहो, हाँ, इसके अंदर तुम्हारी एक ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है ऐसे करके, ई नॉट मान लेते हैं, ई नॉट। ठीक है। अच्छा, हाँ, ई नॉट मान लेते हैं। और मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ओहो, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है तुम्हारा वी नॉट। ठीक, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है तुम्हारी डी। ठीक है ना? वो है तुम्हारी डी। तो मान लेते हैं जरा मान लेते हैं ऐसे करके। मान लेते हैं कि हम लोग, देखिए, तो ये मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा इस तरीके से। ठीक है। अब हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा रिलेशन लिख दिया मैंने इस तरीके से। रिलेशन इन द सेंस कि वी और ईडी का रिलेशन लिख दिया। अच्छा, मान लेते हैं कि अभी इसके बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जो इसकी परमिटिविटी है वो तुम्हारी एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, होने दो। मान लेते हैं कि जो इन पर चार्ज इंड्यूस हुआ है वो तुम्हारा ये हुआ है इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसे करके क्यू। ठीक है। और मान लेते हैं कि जो इनका प्लेट का एरिया है वो दोनों का बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ए हो गया। ठीक है। ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया, चला हमने पहला रिलेशन लिखा यहाँ पर। देखिए, इक्वेशंस, पहली इक्वेशंस तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। कभी भी डेरिवेशन करते समय मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको डेरिवेशन करने के लिए आता है, तो आप सबसे पहले एक काम करना, सबसे पहले डायग्राम बनाना। सबसे पहले डायग्राम बनाना। जब प्रैक्टिस भी जब आप करो, तो डायग्राम बनाने के बाद सीधे उसकी इक्वेशंस लिखो पहले। सबसे पहले उसकी इक्वेशंस लिख लो। ठीक है। बेशक इक्वेशंस के ऊपर थोड़ी जगह छोड़ दो, इक्वेशंस के ऊपर थोड़ी जगह छोड़ दो, ताकि बाद में तुम लैंग्वेज लिख सको वहां पर। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ से लैंग्वेज स्टार्ट करूंगा, मतलब इक्वेशंस में यहाँ पर शुरू करूंगा इक्वेशंस। ठीक है। चलिए, मैं इक्वेशंस यहाँ से शुरू करूंगा, इक्वेशंस। ठीक है। पहली जो तुम्हारी इक्वेशन है वो तुम्हारी हो जाएगी क्या, वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी। ठीक, ये हो गई तुम्हारी पहली इक्वेशन। ठीक है, ये तुम्हारी पहली इक्वेशन हो गई ऐसे करके। और जो तुम्हारी दूसरी इक्वेशन हो गई वो तुम्हारी क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन, तो ई नॉट दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन, ऐसे एक से काम करो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सीधे ऐसे करके लिख लीजिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे करके। अब आप पूछेंगे ये सिग्मा क्या है, तो याद करो, सिग्मा हमने चार्ज डेंसिटी बताई थी। इन दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारी ये है, तो इस सिग्मा के टर्म्स में मैंने आपको बता दिया। ये सिग्मा के टर्म्स में, सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा बराबर हम लोग जानते हैं चार्ज, चार्ज तुम्हारा है क्यू, जो फैला हुआ है, प्लेट का क्षेत्रफल है तुम्हारा ए, तो तुम्हारा ये हो गया सिग्मा की वैल्यू। ठीक है ना? हाँ, ये हो गई तुम्हारी सिग्मा की वैल्यू। तो यहाँ से ई नॉट की जो वैल्यू है, ई नॉट की जो वैल्यू है वो हम लोग लिखते थे क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है। तो यहाँ से कुल मिलाकर के हमने एक चीज ये लिख ली। ठीक है। तो हमारे पास में दो मेन इक्वेशंस आ चुकी हैं, एक तुम्हारी ये वाली आ चुकी है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, और एक तुम्हारी ये वाली आ चुकी है ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके। तो ये हम लोगों को ये चीज याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, यहाँ से हम लोग वी नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग वी नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, वी नॉट की वैल्यू। तो हम लोग वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट की वैल्यू जरा बताना जरा, भाई होशियार चंदो। हाँ, तो हमारे होशियार चंद लोग जरा बताओ वी नॉट की वैल्यू। तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी ई नॉट इंटू इंटू डी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग ई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना, ई नॉट की वैल्यू मतलब ये, ठीक है ना,
ई नॉट की वैल्यू का मतलब हो गया ये, ऐसे करके यहाँ पर हमने ये पटक दिया ऐसे करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे करके ये हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा इधर ऐसे करके ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, साथ में तुम्हारा डी हो गया ऐसे करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा वी नॉट हो गया। अच्छा, हम लोग जानते हैं एक चीज, सी बराबर क्या होता है, जो कैपेसिटेंस होती है इसकी कैपेसिटेंस हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ से कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस सी बराबर तुम्हारा हो जाएगा कितना, कैपेसिटेंस सी बराबर तुम्हारा होता है क्यू अपॉन वी नॉट, ठीक है ना। हाँ, सी बराबर कैपेसिटेंस मतलब सी बराबर तुम्हारा हो जाएगा, मतलब ऐसे मान लो कि ये कैपेसिटेंस तुम्हारी ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, ऐसे करके सी नॉट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन वी नॉट। चार्ज कितना है और पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है प्लेटों में, तो यही रेशियो तुम्हारा होता था। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, सी नॉट दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कितना, क्यू अपॉन वी नॉट। वी नॉट का मतलब तुम्हारा कितना हो जाएगा, कहाँ गया वी नॉट, हाँ ये है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू इंटू डी, और ये तुम्हारा जो नीचे वाला है ये तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे करके तुम्हारा ये हो गया। अब आप जरा ध्यान से देखो, तो तुम्हारा ये क्यू और तुम्हारा ये वाला क्यू, ये तुम्हारे दोनों ऐसे करके कैंसिल हो गए, तो तुम्हारा ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक, ये हो गया तुम्हारा। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर ये चीज़ निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हमारा पास में ये चीज़ हो जाती है ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारी ऐसे करके ये चीज़ हो जाती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक, ये चीज़ हो गई ऐसे करके। हम्म इस तरीके से ये तुम्हारा हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ऐसे करके, ठीक। सो दिस इज द कैपेसिटेंस, दिस इज द कैपेसिटेंस। तो ये तुम्हारी कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर की, ठीक है। ये तुम्हारी जो कैपेसिटेंस है ये तुम्हारी इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, ऐसे करके। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को, अब बताओ इतनी चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो नॉर्मल जो कैपेसिटर होता है, जिसके बीच में फ्री स्पेस है, कुछ नहीं भरा है, दो प्लेटों के बीच में कुछ नहीं भरा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि दूरी अगर बढ़ा दोगे इनके बीच की तो इनकी कैपेसिटेंस घट जाएगी। मैंने बताया था कि अगर एरिया बढ़ा दोगे, ओवरलैपिंग एरिया होना चाहिए, अगर वो बढ़ा दोगे तो तुम्हारा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और बीच की जो परमिटिविटी होती है अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगा क्या, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसको आप इतनी चीज पहले आप नोट करिए। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी जगह आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर ये चीज हो गई। अब हम लोग दूसरा कैपेसिटर बनाएंगे जिसमें हम बीच में रखेंगे क्या, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा बनाएंगे जिसमें हम लोग बीच में रखेंगे डाइलेक्ट्रिक, ऐसे करके। मान लेते हैं यहाँ पर हमने ऐसे करके एक डाइलेक्ट्रिक बना दिया, मतलब एक तुम्हारा कैपेसिटर यहाँ पर ऐसे करके हमने बना दिया। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है यार, इसको थोड़ा इधर खिसका दें, हाँ ऐसे कर दें हम। चलो, इसको हमने ऐसे कर दिया ऐसे करके। अब ठीक। हम्म इसको मैंने ऐसे करके ये कर दिया। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें मैंने बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया ऐसे करके, इसमें मैंने बीच में एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे करके रख दिया यूं करके। हम्म ठीक, तो बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया ऐसे करके, ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो तुम्हारा के है, के की वैल्यू हम लोगों को पता ही है। के का मतलब इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब उसका बाहर वाले का और अंदर वाले का रेशियो होता है के की तुम्हारी वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अब इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। हम्म हम्म अमन नोट करो इसको।
ये जो हमने पराविद्युत ले रहे हैं ना, ये इतना मोटा है, ऐसे करके, ऐसे समझ लो, पूरे में कवर कर रहा है, बस ऐसे समझ लो तुम। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे करके इसकी थिकनेस पूरे दोनों के पूरे डी डी थिकनेस है इसकी, ऐसे समझ लो, पूरे में भर दिया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना, इसीलिए मैंने इसको ऐसे करके, अरे इसीलिए मैंने इसको ऐसे करके बताया। नोट कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, लिख लिया। अब हम लोग देखते हैं जरा इस वाले डायग्राम को, मतलब ये तो तुम्हारा पहला वाला डायग्राम था, ठीक है ना। अब ये तुम्हारा दूसरा वाला डायग्राम है, तो दूसरे वाले डायग्राम को देखते हैं, है ना। इन द डायग्राम 2, अगर हम लोग डायग्राम 2 को जरा नोटिस करें, ठीक है ना, डायग्राम 2 को, एक डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इन दोनों प्लेटों के बीच पूरा पूरा भर दिया गया है। डाइलेक्ट्रिक whose dielectric constant whose dielectric constant whose dielectric constant is K, whose dielectric constant is capital K, has been filled completely in between two plates, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच में इसको कंप्लीटली भर दिया गया है। अब इस डाइलेक्ट्रिक के एक तरफ पॉजिटिव हो गया, एक तरफ नेगेटिव हो गया। अब ये समझ लो कि ये डाइलेक्ट्रिक की एक सरफेस, हम लोग कह सकते हैं इस डाइलेक्ट्रिक का एक सरफेस नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम ये कहें कि इसके अंदर जो ई नेट है, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कि जो तुम्हारा के होता है, के बोले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि जो के होता है, के की वैल्यू तुम्हारी क्या होती है, के की तुम्हारी वैल्यू ऐसे करके ये होती है, के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई नेट, ठीक है ना, ई नेट। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ई नेट बराबर ई, ठीक, ई, और ये मान लेते हैं जो तुम्हारा ये हो जाता है ई नॉट अपॉन के। ये जो तुम्हारा ई नॉट अपॉन के है ना, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर है ना। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, मतलब इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। तो एक चीज ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज सुनिएगा, ये तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। दूसरी चीज, अब हम लोगों को पता क्या करना है, इन दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तुम्हारा मान लीजिए कितना है, मान क्या लीजिए वो हाई है वी नॉट। तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तुम्हारा कितना है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज वी नॉट। तो वी नॉट दिस विल बी इक्वल टू वी नॉट दिस विल बी इक्वल टू, अब चूंकि इन दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, हवा है ही नहीं, इन दोनों के बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। तो डाइलेक्ट्रिक, इसका मतलब इसका मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी कौन सी बची है, डाइलेक्ट्रिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी बची है। तो हम लोग लिखेंगे वी ई इंटू डी। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ निकाल लेंगे ई की वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे ई की वैल्यू, ऐसे करके ई विल बी इक्वल टू, ई विल बी, चलिए ठीक है, इसको ऐसे ही बना रहने दीजिए। ये तुम्हारा V बराबर ई डी हो गया। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे C, कैपेसिटेंस C बराबर, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस C बराबर
सी बराबर तुम्हारा हो जाएगा चार्ज क्यू अपॉन वी। अब इस तरह वी नॉट, तो यहाँ पर तुम्हारा जो वी नॉट ई डी है ना, अभी हम लोग उसकी वैल्यू रख करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर ई की वैल्यू तुम्हारी क्या है, ई नॉट अपॉन क्यू। ई की वैल्यू है तुम्हारी, ऐसे करके मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, 1 मिनट। इसकी वैल्यू है तुम्हारी ई नॉट अपॉन के इंटू डी। तो वी नॉट इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे करके ये निकालोगे इस तरीके से। चलिए अभी हम लोग यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं क्या, ई नॉट की वैल्यू हम लोग वही वाली रख सकते हैं, सिग्मा अपॉन वो वाली, तो उसी के टर्म्स में। चलिए पहले आप इतना नोट करिए, अभी आप सिर्फ इतना नोट करिएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग रखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग ये चीज़ें इतनी नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं, तो वी नॉट की वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे, क्यू अपॉन वी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में हम लोग ई नॉट की वैल्यू रख देंगे, फटाक से हमारा आंसर आ जाएगा। ई नॉट की वैल्यू तुम्हारी कहाँ दी हुई है, ये दी हुई है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है ना। तो यहाँ जगह अभी नहीं बच रही है, मैं नहीं तो अभी मैं लिख देता ऐसे करके, क्यू अपॉन वी नॉट। वी नॉट का मतलब हो जाएगा ई नॉट इंटू डी, ठीक है ना, और के तुम्हारा ऊपर आ जाएगा के, इस तरीके से के इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हारी ये दी हुई है, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर थोड़ा सा इधर खिसका दें तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाएगा, सी विल बी इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट, के इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ई नॉट। ई नॉट का मतलब तुम्हारा यहाँ से ये जो हमने ई नॉट की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी, कहाँ गई, ई नॉट की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी ये वाली, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया, और ये तुम्हारा हो गया डी, ठीक। तो यहाँ से अब आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा पता है कितना, ये तुम्हारा हो जाएगा ऐसे करके, के इंटू क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन, और ये तुम्हारा हो जाएगा, हाँ अपॉन, और ये Q इंटू डी। तो यहाँ से देखिएगा जरा ध्यान से, Q से तुम्हारा Q कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा C की वैल्यू तुम्हारी आ गई K, अरे हाँ, C की वैल्यू आ गई तुम्हारी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ठीक। ये अब आप जरा ध्यान से देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, K इसको लिख सकते हैं इंटू सी नॉट, जो कि ओरिजिनल, जो कि तुम्हारी ओरिजिनल थी, मतलब बिना किसी डाइलेक्ट्रिक के। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें यहाँ से, अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो सी न्यू, ये इसको न्यू कह सकते हैं, सी न्यू बराबर सी बराबर के इंटू सी नॉट। नॉट का मतलब ओ का मतलब ओल्ड, ऐसे समझ लीजिए। इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है कि जब हम किसी भी कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक डालने पर के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, जिसकी वजह से तुम्हारी सी न्यू की वैल्यू जो होगी वो सी ओल्ड से ज़्यादा होगी। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ नोट कर लीजिए ऐसे करके। मुझे बताओ जहां पर भी कंफ्यूजन हो रहा हो, या जहां पर भी कोई भी ऐसी टर्म अगर रह रहा हो जो समझ में ना आया हो, तो मैं आप लोगों को अभी यहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जल्दी से मुझे बताओ, नोट कर लो इसको फटाक से। हम्म हम्म सारे लोगों को समझ में आ गया है कि नहीं, ये चीज बताओ मुझे। हम्म अमन चौरसिया कॉमन चार्ज वाला कल बता देंगे, मुझे ध्यान दिला देना, मैं शुरू से बता दूंगा उसको, ठीक है। हाँ कल क्लास में आते ही मुझे ये चीज बता देना। नोट कर लो, अभी मैं पूरा रिपीट करे दे रहा हूँ, ठीक है, सभी लोग नोट कर लो इसको, मैं पूरा रिपीट करे दे रहा हूँ, डोंट वरी।
ठीक है, ये चीज नोट कर ली। इसके बाद में इसमें लिख लीजिएगा, हियर वी कैन से दैट ठीक है। लिख लिया? तो देखिएगा, मैं इसको दोबारा समझा देता हूं। अब एक सिंपल सी आप बात समझिए, आप सिंपल सी एक बात समझिए हमारी, और वो ये है, जब कभी भी सपोज दैट ये दो प्लेटें हैं तुम्हारी, इन दोनों प्लेटों के बीच में पूरा पूरा ठसा ठस तुम्हारे वो भर देते हैं, क्या? डाइलेक्ट्रिक, एक लकड़ी मैंने ठस दी बीच में बिल्कुल, ठीक है, और इस प्लेट को पॉजिटिव, इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो एक तरीके से ऐसे समझो कि हमने इसके दोनों सरफेसेस पे चार्ज दे दिया, किसके? डाइलेक्ट्रिक के, ठीक है। अच्छा, तो है क्या कि इसके दोनों तरफ जो प्लेटें लगी हुई हैं, डाइलेक्ट्रिक के दोनों तरफ प्लेटें लगी हुई हैं, इनके बीच की दूरी डी है। इन दोनों के बीच का जो प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तुम्हारा वी नॉट है, ठीक है। और जो प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर बन रही थी वो तुम्हारी ई नॉट है, ठीक है। चार्ज तुम्हारा क्यू और माइनस क्यू है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और साथ में जो तुम्हारा वो है, वो बोले तो तुम्हारा चार्ज डेंसिटी वो तुम्हारी सिग्मा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इन दोनों प्लेटों के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो तो हमें पता ही है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है उसकी वैल्यू इतनी होती है, ई नॉट अपॉन ई नेट। ई नॉट का मतलब बाहरी और ई नेट का मतलब इसके अंदर, इसके अंदर जो तुम्हारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी जो जरा सी बचती है वो ई नेट, ये वाली। तो ई नॉट अपॉन ई नेट ये वाली, तो यही हमने लिखी। यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने ई नेट निकाल लिया, यहां से हमने ई नेट निकाल लिया। ई नेट मैंने इसलिए निकाल लिया क्योंकि हमको अभी जरूरत है इस चीज की, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के टर्म्स में। तो हमने ई नेट निकाल लिया। मान लेते हैं कि हमने ई नेट की वैल्यू हमने ई लिख ली, तो थोड़ी सी सुविधा के लिए। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा क्या है दोनों प्लेटों के बीच में? वो तुम्हारा वी नॉट है। हम लोग जानते हैं कि वी नॉट, अब पहले हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं था, पहले तुम्हारा यहाँ पर के की वैल्यू 1 थी, तो इसीलिए हम लोगों ने वी नॉट बराबर 1 इंटू ई इंटू डी लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर अब की हम लोग क्या लिखेंगे, वी नॉट बराबर ई इंटू डी। तो तुम्हारा ई की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, ई नॉट अपॉन के, ई का मतलब ई नेट, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर अब की तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा वो तुम्हारा इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ली जाएगी, ना कि बाहर वाली। क्यों? क्योंकि अब की जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट तुम्हारी बन रही है वो ये बन रही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटू डी, दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन के इंटू डी। तो यहाँ पर तुम्हारा वी नॉट आ गया। अब फिर से हम लोग उसी चीज पर आ गए जैसे यहाँ पर हमने निकाला था। यहाँ पर हमने वी नॉट निकाला था, फिर हमने कैपेसिटेंस निकाला था, वैसे हमने वी नॉट निकाल लिया यहाँ पर, फिर हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया, क्यू अपॉन वी नॉट, ठीक है। तो क्यू की क्यू अपॉन वी नॉट की मैंने वैल्यू रख दी। तो वी नॉट में अब तुम्हारा क्यू को कटना जरूरी है, तो ई नॉट की वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया। ई नॉट बराबर होता है तुम्हारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। और ये चीज हमने कहां से निकाली, ये चीज हमने पहले ही यहां से निकाल रखी थी, ये चीज ई नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। और ये कहां से निकाला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहां से निकाला, वो याद करो, हमने आपको फ्लक्स वाली थ्योरी में बताया था, चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो याद करो, हमने आपको उस समय बताया था, जब फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट हमने बताया था। अगर वो तुमने याद किया होगा तो तुम्हें यहाँ पर तुरंत अपने आप समझ में आ जाएगा। इसीलिए तुमको ये चीज एक से एक बिल्कुल एकदम कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए तुमको ये फ्लक्स वाले तक में तुमको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर तुमको ये वाला फॉर्मूला नहीं आता था तो तुम्हें दिक्कत हो जाती फिर, ठीक है। तो हमने बाद में फिर एप्सिलॉन, इसको ई नॉट को मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए को, और ये एप्सिलॉन नॉट ए तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, के टर्म्स में आ जाएगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारा ये चीज आ जाता है।
इसकी एक बार थ्योरी पढ़ना और एक बार इसको जो है ना वापस डिराइव करना। अब हमारी क्लास के बाद में इसकी थ्योरी अपनी किताब से जरूर पढ़ना, ठीक है। इसकी थ्योरी अगर अपनी बुक से पढ़ लोगे तो तुम्हें ये A to Z एक एक चीज समझ में आ जाएगी। देखो पुराने फॉर्मूले आप लोग भूलते हुए मत जाइए, इसलिए क्योंकि पुराने फॉर्मूले अगर आप भूलते चले गए तो आगे के फिर डेरिवेशन कैसे करोगे, आगे के डेरिवेशन तुम्हें दिक्कत करेंगे। इसीलिए पुराने वाले फॉर्मूले एक पन्ने में लिख करके दीवारों पर चिपका लो, दीवारों पर चिपका लो पूरे कमरे में एकदम से। जैसे मैंने किया था, मैंने अपने कमरे में मतलब सुतली में मैंने झंडे टांग रखे थे, बिल्कुल पन्ने फाड़ फाड़ के मैंने चिपका दिए थे फॉर्मूले। और ऐसे करके ऐसे ऐसे चारों तरफ मैंने पूरा मेला लगा दिया था वहां पर। अंदर से घुसते थे ना जब बाहर से कमरे में, तो अंदर ऐसे करके पूरा खोपड़ी से टकराते हुए जाते थे एकदम से, तो पत्तों की तरह उसमें ऐसे 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 कर करके हम उसको पढ़ते रहते थे। मतलब अंदर बाहर घुसते समय भी हर समय हम हमारे दिमाग के सामने, वो आंखों के सामने पढ़ ही जाते थे फॉर्मूले। ऐसे करके मुझे फॉर्मूले पूरे पूरे याद हो गए थे। तो इसीलिए आप यही एक तरीका है जो अपना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिशियल है निकलते उठते बैठते। क्योंकि देखिए जब आप पढ़ने बैठे हैं तो जरूरी नहीं कि दिमाग खुला हो उस टाइम पर, मगर कभी ना कभी खुश हो करके हम कमरे में घुस रहे होते हैं। पापा चॉकलेट लाए, हम कमरे में घुस रहे, तो कमरे में हम घुस रहे, कुछ अच्छा खा पी के आए या कुछ माइंड फ्रेश करके आए, खेल के आए, तो खुला होता है उस समय दिमाग। खुले दिमाग में अगर तुम्हारे सामने फार्मूला पड़ गया ना तो सट से अंदर जाएगा, दोबारा जिंदगी भर नहीं निकलेगा फार्मूला दिमाग से। समझ गए? तो चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, कल हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।